आज की इस समीक्षा में हम धर्म कीर्ति के प्रत्यक्ष और अनुमान के दर्शन को नए विद्यार्थियों के लिए सरल बनाने वाले एक ड्राफ्ट पर चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों के अनुकूलन और उद्देश्य की पूर्ति के मामले में इस ड्राफ्ट की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि ये इन भारी तार्किक अवधारणाओं को शुरुआती पाठकों के लिए एक स्पष्ट शाखाओं वाले पेड़ के दृश्य रूपक के रूप में प्रस्तुत करने का शानदार अवसर चूक जाता है। बिल्कुल। मतलब वर्तमान सामग्री में अनुमान या इन्फरेंस की 3 तार्किक विशेषताओं और कारणों को केवल सपाट और क्रमिक सूचियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाँ, और जब कोई नया विद्यार्थी इन भारी शब्दों को बिना किसी दृश्य ढांचे के पढ़ता है ना, तो वे शब्द बस पन्नों पर बिखरे हुए डेटा की तरह लगते हैं। एकदम नीरस हो जाता है। तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए मेरा सुझाव ये है कि लेखक तर्क के निर्माण को एक विशाल और जीवंत पेड़ के रूपक के माध्यम से संरचित करे। अरे वाह, ये तो काफी विजुअल हो जाएगा, है ना? यदि आप पाठक को यह कल्पना करने में मदद करते हैं कि कैसे एक मूल विचार शाखाओं में विभाजित होता है, तो यह अमूर्त दर्शन अचानक उनके दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बन जाता है। मतलब इस सामग्री को केवल सूचियां देने के बजाय कारण और प्रभाव के तंत्र को खोलकर समझाना चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा था कि यदि हम इस सामग्री को इस पेड़ के रूपक से फिर से लिखते हैं, तो क्या स्वार्थ और परार्थ का तकनीकी अंतर बहुत अधिक सरल हो जाने का जोखिम नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही प्रासंगिक चिंता है। क्या हम सिर्फ चीजों को सुंदर बनाने के लिए उनकी जटिलता को कम कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि पाठ के अनुसार स्वार्थ अपने लिए किया गया अनुमान है जो हमारे दिमाग के अंदर होता है, और परार्थ दूसरों को समझाने के लिए है। बिल्कुल। इसीलिए लेखक को इस खतरे से बचने के लिए रूपक को और अधिक सटीक बनाना होगा। उदाहरण के लिए धर्म कीर्ति के प्रमाण यानी वैध ज्ञान को इस विशाल पेड़ के पूरा अस्तित्व के रूप में स्थापित किया जा सकता है। अच्छा, तो पूरा पेड़ ही प्रमाण है? और अब जड़ें और स्वार्थ वाला हिस्सा वो है जो जमीन के नीचे काम कर रहा है। ये हमारे दिमाग के भीतर की वो छिपी हुई तार्किक प्रक्रिया है जहां हम खुद निष्कर्ष निकालते हैं। और इसके विपरीत परार्थ पेड़ का वो तना और शाखाएं हैं जो जमीन के ऊपर हैं और दुनिया को दिखाई देती हैं। एकदम सही। लेखक को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जब हम अपने उस आंतरिक तर्क को शब्दों में पिरोकर दूसरों के सामने एक औपचारिक बहस में प्रस्तुत करते हैं, तभी वह परार्थ बनता है। उस दृष्टिकोण से देखें तो तिरूप मतलब एक वैध तर्क की 3 विशेषताएं शायद उस मिट्टी या पानी की तरह होंगी जो उन जड़ों को पोषण देती हैं। बहुत बढ़िया उपमा है। लेकिन सामग्री में धुआं और आग का जो वास्तविक जीवन का उदाहरण दिया गया है, वो वर्तमान ड्राफ्ट में सिर्फ एक अलग से रखा गया उदाहरण लगता है। हाँ, वो बस वहां पड़ा हुआ है। यहीं पर कार्य या प्रभाव की अवधारणा आती है। लेखक को इसे पेड़ की एक मुख्य शाखा के रूप में दिखाना चाहिए। मतलब पाठक को ये समझाना चाहिए कि जब हम कार्य शाखा पर पहुंचते हैं तो हम धुएं को देखकर आग का अनुमान क्यों लगाते हैं। बिल्कुल। सिर्फ ये मत कहिए कि धुआं है तो आग है। तंत्र को समझाइए। धुएं का अस्तित्व ही आग के बिना असंभव है। हाँ, ये कार्य कारण संबंध इस तर्क के पेड़ की एक स्वाभाविक शाखा है जो उसी तने से निकलती है। और दूसरी शाखा स्वभाव की हो सकती है। जैसे यदि ये एक शिनचिपा का पेड़ है तो इसका स्वभाव ही है कि यह एक पेड़ है। और सबसे दिलचस्प शाखा अनुपलब्धि है, जहां लेखक को ये समझाना चाहिए कि किसी चीज का न होना, जैसे कमरे में घड़े का न होना, भी हमें एक ठोस ज्ञान कैसे देता है। बिल्कुल, ये कोई शून्य नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट तार्किक समझ है। आगे बढ़ते हैं। इस ड्राफ्ट की संरचना और प्रवाह में एक और प्रमुख कमजोरी यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के चारों प्रकारों का विवरण तकनीकी रूप से सटीक होने के बावजूद एक दूसरे से पूरी तरह कटा हुआ है। विशेषकर जब बात आध्यात्मिक अभ्यासियों द्वारा इन नियमों के उपयोग को दर्शाने की आती है, तब ये खटकता है। हाँ, ड्राफ्ट में इंद्रज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मसंवेदन और योगी ज्ञान को अलग-अलग बुलेट पॉइंट्स में रखा गया है। देखिए, बुलेट पॉइंट्स दर्शन शास्त्र की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक यात्रा को नष्ट कर देते हैं। एक प्रकार से दूसरे प्रकार तक जाने का कोई तार्किक या वर्णनात्मक प्रवाह नहीं है, जिससे अंतिम बिंदु अचानक से आया हुआ लगता है और उसका पूरा प्रभाव कम हो जाता है। सही बात है। धर्म कीर्ति यह नहीं कह रहे हैं कि ये 4 अलग-अलग डिब्बे हैं। वे कह रहे हैं कि यह चेतना का एक क्रमिक विकास है। तो आपका सुझाव क्या है इसके लिए?
मेरा सुझाव है कि लेखक इन 4 प्रकारों को एक सीढ़ी या विकास की यात्रा के रूप में फिर से व्यवस्थित करे। मतलब पाठक को यह दिखाना होगा कि साधारण भौतिक अनुभूति से लेकर उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति तक एक स्पष्ट मार्ग कैसा बनता है। बिल्कुल, यह कोई यादृच्छिक सूची नहीं है। तो लेखक को इस मनोवैज्ञानिक प्रवाह को कैसे लिखना चाहिए? मुझे यहाँ एक उपमा सूझ रही है जिसका उपयोग वे कर सकते हैं। अरे बताइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। क्या ये एक कैमरे के लेंस को अपग्रेड करने जैसा है? मतलब लेखक पाठक को ये बता सकता है कि हम साधारण लेंस से शुरुआत करते हैं जो इंद्रिय ज्ञान है, जहां आंख सिर्फ कच्चे डेटा को रिकॉर्ड करती है। फिर हम कैमरे के इंटरनल प्रोसेसर तक जाते हैं जो मनोविज्ञान है, जो उस डेटा को प्रोसेस करता है। हाँ, एकदम। और उसके बाद आत्मसंवेदन है, जहां कैमरा खुद के रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को जानता है। और अंततः हम योग्य ज्ञान तक पहुँचते हैं। हाँ, जो एक ऐसा सर्वव्यापी लेंस है जो बिना किसी डिजिटल फिल्टर या वैचारिक निर्माण के वास्तविकता की सबसे शुद्ध तस्वीर खींचता है। क्या लेखक इस ढांचे का उपयोग कर सकता है? वह एक बहुत ही आकर्षक उपमा है, लेकिन इसमें एक दार्शनिक जोखिम है जिसे लेखक को समझना होगा। अच्छा, वो क्या? कैमरा अभी भी एक भौतिक यांत्रिक वस्तु है जिसमें पुर्जे और प्रोसेसर होते हैं। जब हम योगी ज्ञान तक पहुंचते हैं तो धर्मकीर्ति के अनुसार वो कोई उन्नत मशीन नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो उन सभी यांत्रिक फिल्टर्स या वैचारिक संरचनाओं का पूर्ण विनाश है। लेखक को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इंद्रिय ज्ञान से मनोविज्ञान तक का सफर कैसे तय होता है। तो मतलब आंख ने एक दृश्य को देखा जो स्वलक्षण या अद्वितीय वास्तविकता का क्षणिक संपर्क है। हाँ, लेकिन वो संपर्क केवल एक क्षण का होता है। लेखक को ये समझाना होगा कि मन को तुरंत उस अनुभूति को क्यों पकड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर मनोविज्ञान तुरंत सक्रिय नहीं होगा तो हम उस दृश्य को याद ही नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल सही। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे ड्राफ्ट पूरी तरह से छोड़ देता है। यह क्यों का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। और लेखक को ये भी बताना चाहिए कि आत्मसंवेदन यानी स्वयं के प्रति जागरूकता इस पूरी प्रक्रिया में एक गोंद की तरह काम करता है। हाँ, और जब लेखक इस प्रवाह को स्थापित कर लेगा तब योगी ज्ञान अचानक आसमान से टपका हुआ नहीं लगेगा। तब वे आसानी से समझा सकते हैं कि एक आध्यात्मिक अभ्यासी कैसे वास्तविकता पर निरंतर ध्यान केंद्रित करके अपने मन से इन सभी वैचारिक रुकावटों को हटा देता है। मतलब योगी दुनिया को कल्पनापूर्ण हम यानी बिना किसी नाम या लेबल के सीधे और सूक्ष्म रूप में देखता है। एकदम। यदि लेखक इस पूरी प्रक्रिया को एक आध्यात्मिक अभ्यासी की क्रमिक यात्रा के रूप में पिरोता है तो पाठक तकनीकी शब्दों में उलझने के बजाय उस अनुभव को महसूस कर पाएगा। बिल्कुल। चलिए अब अगले बिंदु पर आते हैं। हाँ, इस सामग्री की एक और सबसे बड़ी कमजोरी इसकी पूर्णता और फोकस से जुड़ी है। कहाँ पर आपको कमी लगी? विशेष रूप से भ्रामक तर्कों या हेत्वाभास का इसका वर्गीकरण अत्यधिक अकादमिक है और ये स्पष्ट करने में पूरी तरह विफल रहता है कि रोजमर्रा की स्थितियों में एक दोषपूर्ण कारण वास्तव में कैसे काम नहीं करता। हाँ, ड्राफ्ट असिद्ध, विरुद्ध और अनेकांतिक जैसे प्रकारों को तो परिभाषित करता है, लेकिन ध्वनि शाश्वत है क्योंकि ये एक उत्पाद है। जैसे अमूर्त उदाहरणों के कारण नए पाठक ये समझ ही नहीं पाते कि वास्तविक जीवन में ये तार्किक गलतियां किसी भी दावे को कैसे नष्ट कर देती हैं। देखिए, दार्शनिक बहसों में अकादमिक उदाहरण दर्शन शास्त्र के विद्वानों के लिए तो सुरक्षित होते हैं, लेकिन एक नए विद्यार्थी के लिए ये एक मानसिक दीवार बन जाते हैं। तो लेखक को यहाँ क्या करना चाहिए? लेखक को यहाँ अपने अमूर्त दार्शनिक तर्कों में जाने से पहले उसी पेड़ की शाखा के रूपक को वापस लाना चाहिए जिसे हमने पहले स्थापित किया था। अरे हाँ, ये तो एक शानदार लूप बन जाएगा। बिल्कुल, ये दिखाना चाहिए कि कैसे एक भ्रामक तर्क या हेत्वाभास वास्तव में एक टूटी हुई शाखा है जो सत्य का वजन नहीं सह सकती। तो आइए इसे उसी टूटी हुई शाखा के ढांचे में रखकर देखते हैं। लेखक असिद्ध को कैसे समझाए? मूल पाठ ध्वनि दिखाई देती है का उदाहरण देता है जो असिद्ध है क्योंकि ध्वनि सुनी जाती है, देखी नहीं जाती। तो क्या लेखक इसे एक ऐसी शाखा के रूप में वर्णित कर सकता है जो पेड़ से जुड़ी ही नहीं है? हाँ, सटीक रूप से। लेखक को यह लिखना चाहिए कि यदि आप ऐसी शाखा पर कदम रखेंगे जो हवा में तैर रही है और तने से जुड़ी ही नहीं है तो आप गिर जाएंगे, क्योंकि आधार ही मौजूद नहीं है। यही असिद्ध है।
लेकिन सिर्फ इस अकादमिक उदाहरण पर रुकना पर्याप्त नहीं होगा। लेखक को एक ऐसा उदाहरण देना चाहिए जो पाठक तुरंत पहचान सके, कोई रोजमर्रा की दुविधा। मुझे लगता है कि हम यहाँ धुआं और आग के उस बहुत ही परिचित उदाहरण को वापस ला सकते हैं। वह कैसे? जैसे एक साधारण स्थिति ले, जहाँ एक व्यक्ति कहता है कि यहाँ आग है क्योंकि यहाँ एक झील है। अरे, यह बहुत ही शानदार और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। यहाँ आग है क्योंकि यहाँ झील है, यह एक ऐसा उदाहरण है जिसे कोई भी नौसिखिया तुरंत पकड़ लेगा, है ना? लेखक को इसका उपयोग यह दिखाने के लिए करना चाहिए कि कारण यानी झील और दावे यानी आग के बीच का तार्किक संबंध पूरी तरह से गायब है। बिल्कुल, यह हमारी असिद्ध या टूटी हुई शाखा का एकदम स्पष्ट व्यावहारिक उदाहरण बन जाता है। पाठक समझ जाता है कि झील आग को साबित करने में पूरी तरह से असमर्थ है। और अगर हम विरुद्ध की बात करें, लेखक इसे कैसे चित्रित कर सकता है? क्या यह एक ऐसी शाखा होगी जो पेड़ के तने से उल्टी दिशा में बढ़ रही है? हाँ, यदि आप साबित करना चाहते हैं कि ध्वनि शाश्वत है, लेकिन आपका कारण ये है कि इसे बनाया गया है, तो आप अनजाने में इसके नश्वर होने को साबित कर रहे हैं। एकदम सही। लेखक को यह समझाना चाहिए कि आप जिस शाखा पर चढ़ रहे हैं वो आपको ठीक उस जगह ले जा रही है जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि जो भी चीज बनाई जाती है वो एक न एक दिन नष्ट भी होती है। तो आपका कारण आपके ही दावे को काट रहा है। और इसके बाद अनेकांतिक आता है। लेखक इसे एक ऐसी शाखा के रूप में समझा सकता है जो इतनी बुरी तरह से फैल गई है कि यह तय करना मुश्किल है कि ये किस पेड़ की है। जैसे अगर आप कहते हैं यह जानने योग्य है, तो जानने योग्य तो स्थायी चीजें भी होती हैं और अस्थायी चीजें भी। हाँ, ये शाखा इतनी भ्रामक है कि ये आपको किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने देती। इस तरह के व्यावहारिक उदाहरणों से एक और बड़ा फायदा होगा। लेखक पाठक को केवल दर्शन नहीं पढ़ा रहा होगा, बल्कि उन्हें एक औपचारिक तार्किक बहस जीतने के उपकरण दे रहा होगा। बिल्कुल, जब पाठक ये समझ जाएंगे कि ये टूटी हुई शाखाएं कैसे दिखती हैं, तो वे वास्तविक जीवन की बहसों में इन तार्किक गलतियों को तुरंत पकड़ना सीख जाएंगे। वे एक डिबेटर की तरह इन तार्किक गलतियों को तुरंत पहचान लेंगे। एकदम। सामग्री का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होना चाहिए, बल्कि पाठक के सोचने के तरीके को एक तीक्ष्ण तार्किक उपकरण में बदलना चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो इस पूरे ड्राफ्ट को एक सुसंगत दृश्य कथा और स्पष्ट तार्किक प्रवाह की आवश्यकता है। हाँ, केवल भारी शब्दों की सूचियां देने के बजाय लेखक को अनुमान की संरचना को शाखाओं वाले पेड़ के रूप में दिखाना चाहिए, जहां जड़ें आंतरिक तर्क को और शाखाएं बाहरी अभिव्यक्ति को दर्शाती हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान को अलग अलग डिब्बे में रखने के बजाय इसे इंद्रिय ज्ञान से लेकर योगी ज्ञान तक की एक निरंतर मनोवैज्ञानिक यात्रा के रूप में पिरोना होगा। ये स्पष्ट करते हुए कि मन क्यों और कैसे कच्चे डेटा को प्रोसेस करता है, और अंततः हेत्वाभास जैसे भ्रामक तर्कों को अमूर्त अकादमिक उदाहरणों से निकालकर आग और झील जैसी स्पष्ट रोजमर्रा की दुविधाओं और टूटी हुई शाखाओं के रूप में समझाना होगा। हम श्रोता को दृढ़ता से आमंत्रित करते हैं कि वे अपनी सामग्री में इस दृश्य कथा और वर्णनात्मक प्रवाह को शामिल करके इन बदलावों को लागू करें। बिल्कुल, इस गहराई और स्पष्टता के साथ आपकी सामग्री शुरुआती पाठकों के लिए एक असाधारण संसाधन बन जाएगी। हम इसे फिर से सबमिट करने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम भविष्य में इस पर और गहराई से चर्चा कर सकें। दर्शन को सरल बनाना एक कला है और आप सही दिशा में हैं।